पोटेंशिया आईएएस के फोन पर बीपीएससी की तैयारी करने वाले सभी योद्धाओं का स्वागत है। तो आइए अब हम देखते हैं पहले क्वेश्चन से। वैसे तो हमने इसका 2 वीडियो और बना दिया है, ये तीसरा क्लास हमारा है। उसमें आज 101 से क्वेश्चन हमारा शुरू होगा। पहला ये है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी अमेरिकी यात्रा समाप्त की। इस यात्रा के दौरान भारत और यूएसए के बीच किन क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए सहमत हुआ है? आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी मोदी जी मई, जून और जुलाई मिला करके 7 देशों की यात्रा वो किए हैं। अगर कोई भी बीपीएससी के एस्पिरेंट अगर इन यात्राओं के बारे में अगर ठीक से नहीं अगर आप तैयार किए हैं मटेरियल या उस पर आधारित करंट अफेयर, तो समझिए कि आपका सिलेक्शन से आप बाहर हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि मई के महीने में मोदी जी कहाँ गए? जापान गए, ऑस्ट्रेलिया गए और पापुआ न्यू गिनी गए। वहां किस लिए गए, कितने सम्मेलनों में भाग लिए वो, इसको आप जल्दी से जल्दी इसको रिपीट कर लीजिए। इसके बाद अमेरिका की यात्रा की है मोदी जी, और अमेरिका के बाद मिस्र गए, मिस्र के बाद फिर फ्रांस, फ्रांस के बाद सऊदी यूएई। तो लगभग 7 देशों की यात्रा कर किए हैं इस बार। और हमारे देश की राष्ट्रपति सूरीनाम में और सर्बिया में, और वहां के राष्ट्राध्यक्षों ने उन्हें कई प्रकार के सम्मान दिए। तो इस तरह से उन यात्राओं से 3-4 क्वेश्चन बनना बिल्कुल तय है। तो आप जल्दी से जल्दी उन सब यात्राओं को आप रिपीट कर लीजिए, बजाय इसके कि आप वन लाइनर सब चीज में उलझे हुए हैं। तो इसके लिए प्रधानमंत्री जब अमेरिकी यात्रा पर गए, तो अमेरिकी यात्रा पर उन्होंने कौन कौन सा उन्होंने सहयोग किया है, समझौता किया है, ये तो मेंस का सवाल है, प्रीलिम्स का भी सवाल है। तो इसमें सेमीकंडक्टर बनाने के लिए बिल्कुल सही, सेमीकंडक्टर का एक कारखाना भारत के गुजरात में खोलने के लिए समझौता हुआ है। ओपन रेडियो एक्सल नेटवर्क बनाने के लिए एकदम सही है ये। भारत द्वारा सशस्त्र मानव रहित यान यानी कि ड्रोन, तो अमेरिका ड्रोन देगा भारत को। तो भारत और अमेरिका दोनों को फायदा हुआ है, इस वजह से इसका कथन डी 1 2 3 तीनों कथन इसका सही है। अब हम फिर बार बार आपको कहते हैं कि इस साल मोदी जी की जितनी भी देशों की यात्रा हुई है, सब यात्राओं को आप इकट्ठा याद करके देखिए, 1-2 सवाल आपको पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये, हाल ही में G20 के पर्यटन कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक भारत में कहां आयोजित किया गया है? तो ये श्रीनगर को पर्यटन के ही दृष्टि से डेवलप करने का सरकार का इरादा है। तो G20 के सारे सदस्यों को वहीं बुला करके जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को दिखाया गया है। हाल ही में मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हमने जिक्र किया, मोदी जी गए हुए थे मिस्र में, और मिस्र जाने वाले हमारे भारत के प्रधानमंत्री लगभग 20-25 साल के बाद कोई ऐसा प्रधानमंत्री गया है वहां। तो वहां के मिस्र में 2 घटनाएं घटी। वहां की एक मस्जिद है, उस मस्जिद में मोदी जी गए हैं, और आपका अब काम है कि उस मस्जिद का नाम याद रखना है, किस मस्जिद में गए हैं। और ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित मोदी जी को किया गया है। तो ये इस तरह से आप अगर पढ़ेंगे, और इस सिर्फ यही नहीं पढ़िए, आप सिर्फ ये नहीं पढ़िए कि मिस्र के सर्वोच्च सम्मान, आप मिस्र का लोकेशन जाकर के देखिए कि नील नदी कहां से कहां होकर के गुजरती है, मिस्र के किस साइड में नील नदी गिरती है। मिस्र के पूरा लोकेशन आपको याद होना चाहिए कि लाल सागर, स्वेज नहर, उससे लगा हुआ कौन कौन सा देश है। ऐसे जब ज्योग्राफिकल कंडीशन से आप पढ़ेंगे तब जाकर बीपीएससी क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत डायनेमिक अब सवाल बना रहा है वो। इसके बाद आइए, हाल ही में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देश की सबसे बड़ी अब निजी रेल फैक्ट्री यानी कि प्राइवेट लोग अब कोच बनाएंगे, तो ऐसा करने वाला तेलंगाना राज्य है, यहीं पर खुला है। हाल ही में किसे नए कानून और न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया है? तो अर्जुन राम मेघवाल को। पिछले साल भी ऐसा एक सवाल देखने को मिला था कि अल्पसंख्यक मंत्री किसे बनाया गया है। तो कोई भी अगर लेटेस्ट में 2-3 महीना पहले अगर मंत्रालय चेंज होता है, तो एक न एक क्वेश्चन उसमें से बीपीएससी डाल देता है। तो अब आप देखिए कि इसके अलावा कोई और मंत्रालय चेंज हुआ है, अगर चेंज हुआ है तो आप उसको जरूर पढ़िए। तो कंपटीशन की तैयारी ऐसे ही किया जाता है। अब देखिए, चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग निम्न में से कहां से गुजरता है?
तो देखिए हमारे भारत का चेन्नई और व्लादिवोस्टोक कहाँ है, रूस का पूर्वी क्षेत्र है। तो अब हम जो भारत है ये कहाँ से गुजर सकते हैं, तो सबसे पहले अगर हमें वहां जाना है रूस के पूर्वी एरिया में, तो सबसे पहले हमें मलक्का जल डमरू को पार करना होगा। मलक्का जल डमरू पार करके हम दक्षिण चीन सागर पहुंचेंगे। दक्षिण चीन सागर पहुंचने के बाद फिर हम जापान सागर पहुंचेंगे, और जापान सागर के किनारे पर ही ये व्लादिवोस्टोक है, रूस का पूर्वी क्षेत्र। वहां से अब हम डायरेक्ट यूरोप गए बगैर हम एशिया से ही ट्रेवल करके यहाँ से तेल और गैस मंगा सकते हैं रूस से। तो ये पिछले 2021 में ये रास्ता खोला गया था। तो इसका आंसर डी है, हम तीनों को पार करना पड़ेगा। तो ये याद रखना है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो हमारे आरबीआई है। प्रत्येक 6 महीने पर ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी करता है और देश की अर्थव्यवस्था के बारे में हम देशवासियों को आश्वस्त करता है ये कि भाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आप लोग मजे से जीवन जिए। इसके बाद है 108 नंबर, हाल ही में धवन 1 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है। तो आपको मालूम होगा कि हमारे देश में दो ऐसे प्राइवेट कंपनियां स्टार्टअप आ गई है जो स्पेस टेक्नोलॉजी में उसे पूरी खुली छूट दे दी गई है कि आप सैटेलाइट बनाइए, लॉन्च पैड बनाइए। उसमें से एक स्काई रूट एरोस्पेस है और दूसरा अग्निकुल है। तो अभी स्काई रूट एरोस्पेस ने ही धवन 1 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और एक विक्रम एस नाम का रॉकेट का भी उसने प्रक्षेपण कर चुका है ये। तो ये भारत में इनोवेशन चल रहा है अभी। भारत निम्न में से किसके साथ अजय वारियर अभ्यास आयोजित करता है, ये यूनाइटेड किंगडम के साथ अजय वारियर करता है। तो एक सवाल आपका युद्धाभ्यास से रहेगा। गंगा डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, क्योंकि अभी पर्यावरण से जुड़ा हुआ कुछ मुद्दा ज्यादा ही चर्चा में है और हमारे यहाँ ये गंगा डॉल्फिन खतरे में आ गया है, इसलिए इसके बारे में चर्चा लाजमी है। गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु है, बिल्कुल सही है। 2009 में केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया है। इसे खतरे वाली प्रजातियों की आईयूसीएन लाल सूची में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, बिल्कुल ही सही कथन है। आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है और ये पूरे विश्व भर के जीव जंतु, फौना एंड फ्लोरा, इस सबको बचाने के लिए कार्यरत है। इसका दोनों कथन सही है, ये सही हो गया उत्तर। भारत का पहला वाटर कंजर्वेशन समिट कहां पर आयोजित किया गया, तो देखिए पहला शब्द लगा हुआ है और हम बार बार कहते हैं कि जिसमें पहला शब्द लग जाए या जो सबसे बड़ा शब्द लग जाए या सबसे छोटा लग जाए, पहली बार हो जाए, इन सब पर आपकी नजर होनी चाहिए। तो ये पहली बार वाटर कंजर्वेशन पर यानी कि जल संरक्षण पर पहली बार ये सम्मेलन हो रहा है। अभी तक सम्मेलन ये ऐसा नहीं होता था। तो इसका सम्मेलन नई दिल्ली में। अगर ना आंसर आए आपको याद, कुछ भी ना आए आंसर, तो आंख बंद करके दिल्ली लगा देना, क्योंकि अधिकतर जो है मामला दिल्ली में ही होता है, लेकिन सब जगह नहीं। लेकिन नहीं आ रहा है उसके लिए है नई दिल्ली। और अगर ऑप्शन में पटना दिख जाए तो कभी कभी पटना भी लगा दीजिएगा। अब एक सवाल है ये, COP15 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2022 कहां आयोजित किया गया है। तो पिछले साल ये बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता को बचाने के लिए हर 3 साल पर इसका आयोजन किया जाता है। तो वैसे तो इसका आयोजन चीन में करना था, इसकी अध्यक्षता चीन के पास था, लेकिन चीन में कोरोना की वजह से ये नहीं किया गया। तो फिलहाल 2022 में कनाडा में आयोजित किया गया, लेकिन अध्यक्षता चाइना के ही पास था। तो हर 3 साल के बाद ये होता है। 2019 में भारत के ग्रेटर नोएडा में हुआ था, तो ये 2022 में इस बार वहां हुआ। भारत का पहला सोलर विलेज कौन सा बना है गांव, देखिए सोलर विलेज पहला शब्द लगा हुआ है, यानी कि पूरे भारत के लगभग 6,45,000 गांव में मात्र एक ऐसा गांव है, कौन, मोढेरा गुजरात का, जहां सोलर विलेज यानी कि उस गांव में अब पूरी तरह से जो लाइट है सोलर विलेज यानी कि सौर ऊर्जा से चलने वाला है। कितना डेवलप कर गया वो गांव। क्या ऐसा बिहार में हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अगर यहाँ के कुछ एनजीओ, अगर वो गांव वाले चाहें तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऐसा चाहेगा कौन। आइए आगे देखते हैं। सी नंबर 114, हाल ही में
ये क्या है? हाँ हाँ, ये है, ये मिशन लाइफ। हाल ही में मिशन लाइफ का लोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पिछले साल गुजरात में जब चुनाव चल रहा था उसी दौरान एंटोनियो गुतरेस जो यूएनओ के महासचिव हैं, वो आए थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों लोग मिल करके मिशन लाइफ का एक लोगो लॉन्च किया था। मिशन लाइफ का मतलब है पर्यावरण के साथ साथ लोगों की जिंदगी को कैसे बचाना है। ये मिशन लाइफ, मिशन लाइफ तो ये शुरू किया गया है इन दोनों लोगों के द्वारा। तो इसका उत्तर सी होगा। आगे देखते हैं 115 नंबर। हाल ही में आतंकवाद की चुनौतियों से निपटने के लिए, इसका समाधान ढूंढने के लिए यूएनओ के यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित मुंबई में किया गया था। वैसे इसका भी आप जान दिल्ली लगा सकते थे, लेकिन हर बार नहीं होता है, जब उत्तर नहीं आ रहा हो तब दिल्ली लगा सकते हैं। इसका मुंबई में आयोजित किया गया था। भारत में कम कार्बन ऊर्जा बुनियादी ढांचे की गति देने के लिए किस संस्था ने भारत को 1.5 बिलियन डॉलर के वित्त पोषण देने की मंजूरी दिया है? तो ऐसे ऐसे कारनामे वर्ल्ड बैंक ज्यादा करते रहता है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और एक आईएमएफ, इन दोनों में थोड़ा सा बेसिक अंतर है। आईएमएफ जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है, ये जैसे 2 साल 4 साल 5 साल के लिए, लेकिन वर्ल्ड बैंक जो लोन देता है ये 10 साल 20 साल 50 साल के लिए देता है। तो चूंकि कार्बन ऊर्जा की बुनियादी ढांचे यानी कि कार्बन को कम करके हमें स्वच्छ ऊर्जा चाहिए, तो उसके लिए तो हमें लंबा समय चाहिए। तो ऐसे ऐसे जो लोन होते हैं वो वर्ल्ड बैंक देता है, क्योंकि ये लंबा टाइम टेकन होता है। तो इसको आईएमएफ कभी नहीं, आईएमएफ देता है जब सरकार के पास मुद्रा खत्म हो गया है, उसको तरलता की जरूरत है तुरंत, तो उसके लिए देता है सरकार बचाने के लिए। जैसे अभी श्रीलंका को बचाने के लिए ये आईएमएफ ने दिया, वर्ल्ड बैंक ने नहीं दिया, आईएमएफ दिया था, क्योंकि उसको तुरंत की जरूरत था। तो इसके लिए है ये। अब आते हैं 117 नंबर। यूएनओ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? यूएनओ में कौन है स्थायी प्रति? रुचिरा कंबोज। पिछले साल भी एग्जाम यूएनओ से संबंधित 1-2 सवाल हमेशा पूछे जाएंगे, तो उसमें ये आपको पूछा जा सकता है। 118, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन है? सबसे ज्यादा वर्षा होता है, दुनिया का हृदय का फेफड़ा भी कहा जाता है। तो ये कौन है? आपका अमेजन का जंगल। तो वही है, कहाँ है, किस महादेश में है ये? ब्राजील में है ये। 119, गंगा उद्वह योजना के तहत निम्न में से कौन से स्थान पर गंगा का पानी नहीं पहुंचाया जाएगा? तो इसमें नवादा, राजगीर और गया में तो पहुंचाया जाएगा, लेकिन कैमूर के लिए अभी कोई प्लानिंग नहीं है, भविष्य में हो सकता है। बिहार सरकार ने कब तक 100% साक्षरता दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? क्योंकि बिहार सरकार इस कलंक को बहुत दिनों से ढो रही है, एक गरीबी और दूसरी साक्षरता। तो सरकार ने एक लक्ष्य तय कर दिया है कि अब इस लक्ष्य तक हम पूरे भारत में हम गरीबी को, ये शिक्षा को तो पूरी तरह से 100% प्राप्त कर लेंगे। नहीं भी प्राप्त करेंगे तो उसके आसपास तो जरूर पहुंच ही जाएंगे। ये 2030 तक का ये लक्ष्य रखा गया है। ये हाल ही में 64वां वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद की बैठक ब्राजील में संपन्न हुई। जीईएफ निम्न में से किन पर्यावरण अभिसयमों के लिए एक वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है? कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ कौन कौन से इसमें है जिसके लिए ये पर्यावरण, वैश्विक पर्यावरण सुविधा फंडिंग करता है ये। तो जैव विविधता पर अभिसमय यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन, पारा पर मिनीमाता अभिसमय, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, तो ये तीनों के लिए फंडिंग करता है ये। इसका उत्तर डी है, 1 2 3। हाल ही में केंद्र सरकार ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम स्थापित करने का निर्णय लिया है। निम्न में से किन क्षेत्रों में गतिविधियों के लिए ग्रीन क्रेडिट प्रदान किया जाएगा? तो इसका प्रदान किया जाएगा अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण और मैंग्रोव संरक्षण। कोयले की खपत करवाना अब नहीं है उद्देश्य, कोयले को बचत करना है ये। तो 1 2 और 4 इसका उत्तर हो गया, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद फिर अब हमें देखना है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 को मंजूरी दी। इसके निम्नलिखित प्रस्ताव कौन से सही हैं? ये 100% इस बार आने ही आने वाला क्वेश्चन है।
क्योंकि ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि भारत के हर आईआईटी से लेकर के स्कूल कॉलेज तक हमें रिसर्च सेंटर बना देना है। तो पहला है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की गतिविधियों को गति प्रदान के लिए एक संचालन समिति का गठन किया जाएगा, बिल्कुल सही। इसमें सदस्य के रूप में 15 से 25 जाने माने अर्थशास्त्री शोधकर्ता पेशेवर होंगे, बिल्कुल सही। वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 50,000 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया जाएगा, बिल्कुल सही है ये, 100% ये सही है। ये इसका उत्तर सी है, तीनों कथन सही है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका रैंक 40 है। प्रतिस्पर्धा का मतलब है व्यापार में स्वस्थ तरीके से कितने कौन देश प्रतिस्पर्धा करके आगे निकल रही है, तो इसका ये कहना है। 125 नंबर है, महाराष्ट्र राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अब चूंकि देखिए महाराष्ट्र के बारे में कितना सारा हलचल मचा हुआ है, इसको देख करके आपसे महाराष्ट्र से और मणिपुर से ये दो राज्यों के बारे में आपको खंगाल करके पढ़ना है, खोद खोद करके पढ़ना है आपको, क्योंकि इसमें से किसी भी तरह से एक दो सवाल दे करके फंसाया जा सकता है आपको। तो क्या महाराष्ट्र में विधानसभा की सीट 288 है? बिल्कुल सही है। राज्यपाल वहां अनुसुईया उइके हैं महाराष्ट्र के? नहीं, वहां के राज्यपाल रमेश बैस हैं, यानी कि 2 नंबर गलत है। विधान परिषद की सीट 78 है वहां, 78 सही है। लोकसभा की सीट 45 है, बिल्कुल गलत है, 48 सीट है वहां की। तो इसका मतलब यह कि पहला और तीसरा, 1 और 3 इसमें सही है। तो इसमें पूछा कि कौन सा कथन सही नहीं है, कौन कौन सा सही नहीं है? 2 और 4, 2 और 4 सही नहीं है, तो उत्तर सी हो जाएगा आपका। पंचायत विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये तो आपको कॉमन सेंस लगा लेना है कि पंचायती राज मंत्रालय ही जारी करेगा, उसी से संबंधित जो है, तो इसका उत्तर ये होगा। तो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन को आपको पकड़ना होगा। 127, प्रधानमंत्री स्वनिधि केंद्र सरकार की योजना है, यह किस समूह को सस्ती कार्यशील पूंजी ऋण तक पहुंच की सुविधा के लिए शुरू किया गया? तो देखिएगा केंद्र सरकार छोटे छोटे लेवल तक के लोगों तक ऋण व्यवस्था पहुंचाने का योजना बना रही है। जैसे अभी पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया गया है, तो उसमें भी छोटे छोटे लोगों को ऋण पहुंचाने के लिए ही किया जा रहा है। तो इसमें किया गया स्ट्रीट वेंडर, जैसे रेहड़ी पटरी वाले या जो फुटकर विक्रेता होते हैं, उन सब के लिए लोन लेने के लिए यह सुविधा प्रदान किया जा रहा है। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। वर्तमान विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी बनाए गए हैं, तो इसके बारे में हो सकता है बीपीएससी सवाल पूछ ले। तो 129 है, इनमें से कौन सा राज्य मणिपुर से स्पर्श नहीं करता? हमने कहा है कि बार बार महाराष्ट्र और मणिपुर के बारे में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पॉलिटिकल और उसके राज्य से आप मैप में जरूर जा करके 3 से 4 बार उस मैप को ध्यान से पढ़िए। महाराष्ट्र के बारे में और मणिपुर के बारे में, कौन से किसकी सीमा लगती है, कौन से किसके राज्य से टच करता है, वहां के राज्यपाल, वहां के और भी लोकल चीजों के बारे में, जनजाति, नदी, पहाड़, पर्वत, इन सब के बारे में आपको जानना है। तो कौन से टच नहीं करता है? तो मणिपुर से असम तो टच करता ही है, और नागालैंड तो करता ही है, करता उसके साइड में है, मिजोरम भी करता है, लेकिन मेघालय जो है ये नहीं करता है, ये थोड़ा अलग हो जाता है। ये आप मैप में जरूर जाकर के इसका लोकेशन देखिए। इसका उत्तर डी, मेघालय नहीं टच करता है। 130, हाल ही में चर्चा में आए राजद्रोह कानून की व्याख्या किस धारा में है? तो राजद्रोह अभी पिछले 1-2 सालों से बहुत चर्चा में बना हुआ है कि किसी भी विपक्ष के नेता पर या किसी भी सामान्य से भी कोई जो सरकार के खिलाफ अगर कुछ बोल रहा है तो उस पर राजद्रोह का कानून लगा दिया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट कई बार इसको कहा है केंद्र सरकार को कि इसका मनमाना दुरुपयोग न किया जाए। तो इसका 124 ए में इसकी व्याख्या है। 131, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एनीमिया मुक्त मिशन कहां से शुरू किया गया है? तो ये हमारे देश का बहुत बड़ा अभिशाप है कि ज्यादातर ये महिलाओं में होने वाला ये रोग है, और कम उम्र की लड़कियों और आदिवासी लड़कियों में खास करके ये पाया जाता है। तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश एक आदिवासी बहुल इलाका है, तो वहीं से जाकर के मोदी जी ने एनीमिया मुक्त मिशन की शुरुआत उन्होंने किया है, और इसके लिए फ्री में
डॉक्टरी सहायता दिया जाएगा, फोलिक एसिड की गोलियां दिया जाएगा ताकि इस रोग से समाप्त किया जाए। हाल ही में विश्व का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक कौन बना है? तो ये बना है आपका HDFC। जैसा कि HDFC अभी HDFC लिमिटेड में विलय कर गया है, तो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ये बैंक बन गया है ये। 133 नंबर, तमिलनाडु के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो मोहम्मद आरिफ खान है। मालाबार युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? तो मालाबार का नाम से जानते होंगे कि भारत का पश्चिमी घाट है ये, और शुरुआत वहीं से हुआ है नौसेनाओं के बीच में। इसमें 4 देश भाग लेते हैं। कौन कौन से हैं इसमें? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इन 4 देशों को मिलाकर के ये मालाबार युद्ध अभ्यास होता है, और इन्हीं से चारों से कॉन्सेप्ट निकला क्वाड के बारे में। तो इस तरह से ये हुआ है। 135 नंबर, 2023 का एससीओ शिखर सम्मेलन वर्चुअल तरीके से किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है? 2023 में तो ये भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। अब अगर आपको बीपीएससी क्लियर करना ही करना है तो आप एक लिस्ट बनाइए कि 2022-23 में, खास करके 2023 में अभी तक भारत में कौन कौन से सम्मेलन आयोजित किया जा चुका है, या कौन कौन से ऐसे सम्मेलन जो विदेशों में हुआ है और उसका मेंबर भारत रह चुका है और भारत प्रतिनिधित्व करने के लिए उन देशों में गया है। अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो 1 से 2 नंबर आपका फिक्स है, और यही 1-1, 2-2 नंबर आपको इस बार के निगेटिव मार्किंग से बचा के रखेगा। और जिसने अगर ऐसा काम कर लिया तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप ये मेहनत नहीं करेंगे और बाजार के इन सब वन लाइनर अगर किताबों में अटके रहेंगे, रट रहेंगे, तो ये सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा आपको टॉपिक की गहराई से पढ़ने पर। तो अब आप जा करके देखिए और पता लगाइए, सर्च करके कहीं से भी मटेरियल जुटा करके कि 2023 में, पिछले साल 2022 में भारत में कौन कौन से सम्मेलन आयोजित किए गए हैं या विदेशों में हुए हैं, तो भारत उसका मेंबर रहा है और भारत ने भाग लिया है। उसका थीम जरूर याद रखिए। तो ये पूछा जाता है ये, तो इसका उत्तर ये है। जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में कौन सा कथन सही है? पिछले 1 साल से चर्चाओं में बना हुआ है जेम्स वेब टेलीस्कोप, और इसकी बार बार हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इस बार आने की पूरी संभावना है ये। जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या है? यह नासा और इसरो का संयुक्त परियोजना है। गलत, ये सिर्फ और सिर्फ नासा का परियोजना है। इसमें इसरो का कोई योगदान नहीं, इसमें दूर दूर तक नहीं है। यह हब्बल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी है। बिल्कुल सही है। जेम्स वेब टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का मतलब ये दूरबीन है, और अंतरिक्ष में ये जाकर के सीड किया गया है इसको। तो पहले, इसके पहले हब्बल टेलीस्कोप ऊपर अंतरिक्ष में था, अब इसका उम्र बहुत एक्सपायर हो गया है, तो उसके जगह पर इससे भी 10 गुना ज्यादा पावरफुल ये लगाया गया है जेम्स वेब टेलीस्कोप। और पिछले साल बीपीएससी के मेंस में भी इसे सवाल पूछा गया था, इस पर प्रीलिम्स में भी आने की पूरी संभावना है। इसके माध्यम से आकाश गंगाओं को और विस्तार पूर्वक देखा जा सकता है तथा उसमें होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन का भी अवलोकन किया जा सकता है। बिल्कुल सही, दूरबीन है ही और आकाश में ही इसको फिट किया जा रहा है, तो ये उसी के लिए किया जा रहा है। तो इसमें 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, पहला गलत है। 137 नंबर, हाल ही में रूस ने यूक्रेन के किन राज्यों को जनमत संग्रह करके रूस में मिला लिया है? इतना तो तय है कि इस बार भी यूक्रेन से या उसके संबंधित किसी न किसी प्रकार से एक सवाल पूछा ही जाएगा। आप देखे होंगे इस बार यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में भी यूक्रेन से संबंधित एक सवाल पूछा गया था। तो क्या बीपीएससी उसे अछूता रहेगा? बीपीएससी डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि यूक्रेन से कौन सा देश लगा हुआ है, कौन सा देश नहीं लगा है, वहां पर कौन सा झील है, वहां कौन सी नदियां प्रमुख है। तो आपका काम अब यह है कि मैप खोलिए, यूक्रेन का लोकेशन देखिए, यूक्रेन से लगा हुआ कौन कौन सा देश है, और ये देखिए कि रूस का कौन सा हिस्सा यूक्रेन से लगा हुआ है, और ये देखिए कि रूस का राजधानी मॉस्को और यूक्रेन की राजधानी कीव, इन दोनों के बीच में कौन कौन से राज्य हैं, उसके कौन कौन सा शहर है, कौन कौन सा क्षेत्र है। तो जब इतना अगर आप मैपिंग कर लेंगे तो एक सवाल आपका कहीं नहीं जाएगा। तो शुरुआत में जब आक्रमण किया रूस ने, तो डोनेस्टस, खेरसान, लुहांस्क और जेपोरिजिया,
ये 4 ऐसा उसका राज्य है यूक्रेन का जो रूस की सीमा से लगता हुआ था, और उसी को इसने जाकर के कब्जा कर लिया है रूस ने। अब आप जाकर के देखिए, यहीं पर काला सागर मिलेगा। तो आप ये भी लोकेशन को देखिएगा कि रूस से कैसे आप देखेंगे कि यूरोप जो है, पूरा यूरोप की जो एनर्जी है वो पूरा रूस पर ही टिका हुआ है। और आप देखेंगे कि यूक्रेन का जो अनाज है वही पूरा यूरोप का पेट भरता था। इस तरह से पूरा यूरोप जो है रूस और यूक्रेन पर टिका हुआ है। तो देखिए वहां की अर्थव्यवस्था कैसे बदल रही है। तो इसका उत्तर सी, 1 2 3 4 सभी ये राज्य जो है ना, ये जन्म संग्रह झूठ मूठ के करवाया और अपने राज्य में मिला दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 5G को भारत में कब लॉन्च किया गया है? ये 1 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया है। अभी अक्टूबर अब 2023 आने वाला, लेकिन अभी तक तो हम लोग को अता पता ही नहीं है कि 5G अभी आया भी है कि नहीं आया है। पता नहीं कहाँ अब रह गया है ये 5G। तो इस तरह से इसका उत्तर ए है। 139, बिहार में महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में मिले आरक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्योंकि ये आरक्षण से बिहार को बहुत बड़ा लाभ मिला है। तो पंचायती राज में 50% आरक्षण है, बिल्कुल सही है। कब से? 2006 से। और पंचायतों में महिलाओं को जब से आरक्षण दिया गया है, तो आप एक देख रहे होंगे कि 2006 से लेकर के 2023 तक एक अजीब प्रकार के सांस्कृतिक परिवर्तन आया है कि जो महिलाएं घर से बाहर निकलने के लिए सोच नहीं सकती है, वो महिलाएं आज ब्लॉक स्तर पर बहुत सारे कार्य कर रही है, पंचायत स्तर पर बहुत सारे कार्य कर रही है। जीविका के माध्यम से वो महिलाएं बहुत सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रही है। तो एक पिछले 2 दशक में अजीब, मतलब कि सुखद और ये पॉजिटिव तरीके का एक ये सकारात्मक बदलाव आया है बिहार में, जिसका हम सभी लोग अनुभव कर रहे होंगे। तो बिहार सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है कि उसने महिलाओं को एक खुला आसमान दिया है और उस महिलाएं प्रगति पथ पर आगे बढ़ रही है। इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन में 35% आरक्षण है। आरक्षण तो है, लेकिन 35% आरक्षण नहीं है, 33% आरक्षण दिया गया है। ये दूसरा गलत है। बिहार के किसी भी विभाग में सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण है, ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से 1 और 3 इसका सही होगा। तो कौन सा संबंध में सही है? तो 1 और 3 इसका ए उत्तर सही होगा। तो ऐसे भी आपको फंसाया जा सकता है। 140, ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? तो आपसे ये छिपा तो होगा नहीं कि ब्रिटेन की नई जो पुरानी मतलब कि पहले से जो महारानी थी, उनका निधन हो गया था पिछले साल 8 सितंबर 2022 को। और जब निधन हुआ तो बहुत बड़ा ये घटना है पूरे विश्व के लिए कि पूरे विश्व में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी का निधन हो गया। तो उसके बाद जो इंग्लैंड में वैकेंट रह गया, यानी कि नई क्वीन, तो नई क्वीन बनी है कौन? कामिला बनी है। और उनके जो पति हैं किंग चार्ल्स तृतीय, ये वहां के प्रिंस बने हैं। तो इससे संबंधित एक सवाल कि बीपीएससी का ये ट्रेंड रहा है कि जब भी इंग्लैंड से संबंधित अगर कोई भी घटना घटती है तो वो पूछ लेता है। तो आप देखेंगे जाकर के कि 64वीं या 65वीं बीपीएससी में पूछे हुए हैं कि इंग्लैंड की महारानी कौन है, तो एलिजाबेथ द्वितीय पहले थी, वही पूछा गया था कि इसका ये है। 141 में ये शंघाई सहयोग संगठन एससीओ 2023 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी कि इस बार जो एससीओ का सम्मेलन हुआ उसमें किस किस बातों पर विचार किया गया? आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए नई दिल्ली घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। बिल्कुल घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। ईरान को एससीओ के सदस्य के रूप में निलंबित कर दिया गया। गलत। अब से एक नया जीके ये तैयार हो गया कि एससीओ में अभी तक 8 मेंबर थे, अब ईरान को नया मेंबर के तौर पर शामिल कर लिया गया है, तो ये नवा मेंबर अब बन गया है। ये दूसरा कथन गलत है। भारत ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का समर्थन करने वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? कभी नहीं। चाइना का कोई भी प्रपोजल होगा भारत स्वीकार कर ही नहीं सकता है, ये कॉन्सेप्ट लेकर के चलना है। तो इसमें 2 और 3 गलत है, सिर्फ एक सही है, तो ए उत्तर इसका होगा।
हाल ही में आरबीआई ने रुपया के अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा की है। इससे निम्न में से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने के संभावना है? देखिए, ये सब जो हमने क्वेश्चन बनाया है बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बनाया है कि आरबीआई ने भारत सरकार को ये सलाह दिया है कि भारतीय रुपया को अब अंतर्राष्ट्रीयकरण रुपया बनाने के लिए आप कुछ कदम उठाइए। और इसके बारे में सबसे बड़ी सफलता हमें एक और मिली है कि जो यूएई देश है, संयुक्त अरब अमीरात का दिरहम जो मुद्रा है, अब हमने एक समझौता किया है कि वहां का दिरहम मुद्रा भारत में चलेगा और भारत का रुपया यूएई में चलेगा और पहला व्यापार भी शुरू हो गया है। तो इस तरह से भारत सरकार ये कर रही है। तो क्या फायदा होगा इसका? अंतर्राष्ट्रीयकरण करने से हमें क्या फायदा होगा? पूंजी निर्माण में तेजी आएगा, बिल्कुल निर्माण में तेजी आएगा। सरकार अपने चालू खाते के घाटे का एक हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय बाजार के माध्यम से वित्त पोषित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि हमारे पास डॉलर अगर नहीं भी रहेगा तो कोई चिंता की बात नहीं, हम भारतीय मुद्रा से खरीदारी दूसरे देशों से कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों तक पहुंच में वृद्धि, बिल्कुल वृद्धि हो जाएगा। रुपया के विनिमय दर की अस्थिरता में वृद्धि नहीं, अस्थिरता में वृद्धि नहीं, स्थिरता आएगी। जो डॉलर के हलचल से पूरा विश्व का मार्केट हिल जाता है, उसमें अब स्थिरता आएगा। तो 4 नंबर गलत है। तो 1 2 3 सही है, 1 2 3 यानी कि सी कथन सही है। आगे आते हैं 146। जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? ये यूएनडीपी, यूएनओ की शाखा है यूएनडीपी। इसके इसने ही जेंडर सोशल नॉर्म्स, इसका मतलब क्या हुआ? जेंडर मतलब कि लैंगिक, सोशल का मतलब सामाजिक, नॉर्म्स का मतलब उसका क्या समाज में प्रभाव रहा है ये। तो ये इसका एक जारी किया गया कि सभी देशों में जेंडर को लेकर के, खास करके महिला और पुरुष के बीच में कितना गैप है, कितना ज्यादा से ज्यादा उन दोनों के बीच में सब चीजों का अंतर है। जैसे शैक्षणिक को लेकर के है, आर्थिक रूप से है, स्वतंत्रता को लेकर के है। तो इस तरह से ये यूएनडीपी ने जारी किया है। 144 दल बदल कानून किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया है? अब दल बदल हमने इसलिए पूछा है कि आप देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र में कितने तेजी से दल बदल हो रहा है। तो अब किसका सरकार चला जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। तो ये 52वां संविधान संशोधन तो हुआ था, लेकिन कब हुआ था? क्या 52वां संविधान संशोधन 1986 में हुआ था? नहीं, 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था, जब राजीव गांधी की सरकार थी, तब ये किया गया था, राजीव गांधी की सरकार के समय में। और आप ये देखेंगे कि जब से ये दल बदल कानून लाया गया है, तभी से ज्यादा और दल बदल की घटनाएं होने लगी है। तो ये सक्सेस नहीं कर पाया है और मेंस में इससे इस बार का सवाल फिक्स है आना, दल बदल कानून से। 144 के बाद 145 हाल ही में किस संस्था ने मेटा कंपनी पर 1.3 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया है? इसका मतलब ये है कि मेटा जो फेसबुक कंपनी है, आम लोगों के सारी निजता का अधिकार चुरा करके और दूसरे दूसरे चीजों को, कंपनियों को बेच रहा है। उसी के लिए यूरोपियन यूनियन ने इस पर इतना 1.3 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया है। भारत सरकार भी ऐसा प्रयास करना चाह रही है, लेकिन भारत में कोई ऐसा कानून बन नहीं पा रहा है, इसके तहत कोई कर नहीं पा रहा है, कार्रवाई हो नहीं पा रहा है। इस तरह से 145 का ये हुआ। 146 क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? यानी कि पीपीपी, प्रायोरिटी परचेजिंग प्रायोरिटी पावर, ये है, उसके आधार पर भारत तीसरे स्थान पर है। पहला अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा भारत। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या थी? यानी कि वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? तो पिछले साल तो 119 देशों में 107वां स्थान है, यानी कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन है भारत के साथ भूख के मामले में। इसके पहले 2019 में 18-19 में 100वें स्थान पर था, उससे भी दयनीय स्थिति अब पहुंच गया है, 107वें स्थान पर है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम ये है कि भारत से पहले श्रीलंका को दिखाया है कि भारत से बेहतरीन स्थिति श्रीलंका को है। तो यहां से मन में डाउट हो जाता है।
कि श्रीलंका को खाना पीना भारत पहुंचा रहा है और भारत ही उससे ज्यादा भूखर है। तो ये इस तरह से क्रिटिसाइज किया गया है इसका। हाल ही में भारत के नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अभी नीरज चोपड़ा का स्वर्णिम युग चल रहा है। और अब आप देखेंगे कि चाइना के ग्वांगझू में अभी एशियाई खेल चल रहा है, तो उसमें भी हमारे खिलाड़ी भाग लेने के लिए गए हुए हैं। 149 निम्न में से किस संस्था का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? तो आप जानते ही होंगे कि अधिकतर वैश्विक संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। तो एक संगठन से सवाल पूछ देता है तो हमने कॉन्सेप्चुअल एक बना दिया है, तो किसका नहीं है? तो जैसे यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय जिनेवा में है, बिल्कुल सही है। और रेड क्रॉस जो ये युद्ध काल में या भूकंप में या आपदा के समय में लोगों को राहत पहुंचाने का काम करता है, डॉक्टरी सहायता उपलब्ध कराता है ये रेड क्रॉस, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है, बिल्कुल सही। और तीसरा ये है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वैश्विक बौद्धिक संपदा अधिकार, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। लेकिन UNICEF, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, इसका मुख्यालय जिनेवा में न होकर के यहाँ न्यूयॉर्क में है। तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? कहने के लिए तो हमारे यहाँ प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रेस हमारे लोकतंत्र का चौथा खंभा है, लेकिन ये खंभा पता नहीं किस चीज का बना है, किसमें दीमक लगा हुआ है। और हमारे यहाँ मीडिया को लेकर के बहुत सारी अफवाहें चल रही है। कुछ लोग गोदी मीडिया का नाम दे रहे हैं, कुछ लोग बायकॉट कर रहे हैं। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ फ्रीडम चल रहा है। इसी को देखते हुए जो बॉर्डर, ये विदाउट बॉर्डर ये संस्था जारी करती है, उसने भारत को 172वां रैंक दिया है। 180 देशों में 172वां रैंक दिया है। यानी कि हमारे यहाँ प्रेस को वो फ्रीडम नहीं है जो एक सभ्य लोकतांत्रिक देशों में होना चाहिए। अब उसका पैमाना अपना है, हमारा देखने का नजरिया अपना अलग है, लेकिन फिर भी एक तो कहना ही चाहिए कि जो फ्रीडम होना चाहिए पत्रकार को सरकार के खिलाफ, वो ऐसा अब देखने में नहीं आ रहा है। सारे जो भी चैनल है वो सरकार के ही गुणगान करने में लगे हुए हैं। तो इस तरह से हमने बहुत ही मुख्य तरीके से 50 क्वेश्चन का संग्रह आपको दिया है और आगे भी आपको ऐसे ही मिलते रहेगा। और इन सब क्वेश्चन को 1 से 2 3 4 बार रिपीट करिए और जो हमने कॉन्सेप्ट समझाया है उस कॉन्सेप्ट को आप पढ़ने की कोशिश करिए। इसके माध्यम से आप देखेंगे कि बीपीएससी कोई ज्यादा कठिन एग्जाम नहीं रह गया है, बहुत ही नॉर्मल हो जाएगा आपके लिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।